गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एजो फॉर टेक। पहले तुम लोग ये कमेंट्स पढ़ लो जरा, मैं उसके बाद आगे पढ़ूंगा। क्या कहानी चल रही है तुम्हारी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम पर लिंक ना आए ग्रुप में अर्थक्वेक आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 120 क्यू मैक्स 5.5 है आंसर। संदीप जी सरप्राइज हैं। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो क्लास के पहले ही आप लोग मजे लेने लगे, हाँ, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। चलिए गुड इवनिंग। तो इसी के साथ शुरू किया जाए सेशन। गले में थोड़ा दर्द है तो आज हो सकता है क्लास जो है थोड़ा सा छोटी रहे, हालांकि 50 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे। शरद कह रहे हैं 5 महीने से 2 की स्पीड पे देख रहा हूँ, देखते हैं आज 1 की स्पीड पे कैसा लगेगा। सबको स्लो मोशन में लगेगा, सबको स्लो मोशन में लगेगा। स्लो मोशन, कुछ सॉन्ग याद आ रहा है इससे। चलिए भाई, तो व्हाट इज प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन पीएमपी? तो इसका आप आंसर दे रहे हो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फॉर ऑल रिकॉर्डेड स्टॉर्म्स, ये होगा। बेटा आपने शायद यहाँ पर ये वर्ड पर ध्यान नहीं दिया, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है। अगर आपने मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फॉर ऑल रिकॉर्डेड स्टॉर्म, अब सोचो जिनको आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि भैया ए स्टेशन पर एक्स बारिश हुई, बी पर वाई हुई और सी पर जेड हुई, और आपने कहा इन तीनों में से जो वाई है वो मैक्सिमम है, वाई एक्स से भी ज्यादा है और वाई जेड से भी ज्यादा है, तो बेटा इसमें प्रोबेबल क्या रहा? आंखों के ओशियन स्लो मोशन, अच्छा ऐसा कुछ है। तो आप मुझे बताओ बालक और बालिकाओं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ रहा? ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो आप डी दे रहे हो वो डी तो ना होगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन फॉर 100 ईयर्स रिटर्न पीरियड, 100 साल में जो एक बार हो प्रोजेक्ट किया है, ओके। अपर लिमिट ऑफ रेनफॉल दैट इज जस्टिफाइड क्लाइमेटोलॉजिकली, एक ऐसी अपर लिमिट प्रेसिपिटेशन की जिसको आप डेटा से जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको बताया गया था कि कौन सी इक्वेशन फॉलो करता है, जस्ट लाइक आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या मीन स्ट्रेंथ, जैसे हम लोग आरसीसी में लिखते थे ना कि एफ एम बराबर एफ सी के प्लस के सिग्मा बार, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशियन में स्लो है, अच्छा। और ये क्या क्या गाने बना रहे हैं लोग। चलिए खैर, अगला सवाल। मैं तो ये वो सॉन्ग सुन रहा, कैम्बर वाले, कैम्बर वाले, मैंने कहा मैं हाईवे पर आ रहा था उसमें, मैंने कहा ये गाने में कैम्बर कैम्बर क्या चल रहा है, यहाँ पे कैम्बर कहाँ से आ गया? बाद में पता चला जब ध्यान सुना है वो कैम्बर नहीं है, वो कैमरा है, कैमरे वाले वीडियो बना दे। चलिए खैर, सवाल करते हैं अगला जल्दी से। रेनफॉल सिमुलेटर, भैया अटेंडेंस लगा दो, आते ही सबसे पहला काम अटेंडेंस लगाया करो आप लोग। ठीक है, ये इतना मिक्स टाइप के क्वेश्चंस के आंसर क्यों दे रहे हो आप लोग? पढ़कर नहीं आए हो, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी। ठीक है, तो रेनफॉल सिमुलेटर ये होता है आपका किसके लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए। किसके लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए। यहां पर रेनफॉल जैसी सिचुएशंस को सिमुलेट किया जाता है। देखो तुमसे ज्यादा तो डिसलाइक करने वाले वो हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट, आते ही पहला अपना काम करता है कि नजर का टीका लगाना है। तो ये क्या है, सिमुलेटर। तो रेनफॉल जैसी सिचुएशन सिमुलेट करता है ताकि हम इन्फिल्ट्रेशन फाइंड आउट कर सकें। अगला सवाल, अगला सवाल। बिल्कुल सही मोहित, मैं भी सही समझा रहा हूँ। हमारे घर में भी एंट्री ले चुका है, हमारे घर में भी एंट्री ले चुका है कोविड-19।
कहाँ अटेंडेंस लगानी है विश्वजीत का? अटेंडेंस लगाने का मतलब आते ही लाइक शेयर सब्सक्राइब है। चलिए फटाफट करते हैं आगे। द टाइप ऑफ रेन गेज कॉमनली यूज इन इंडिया फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज गिवन बाय। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं आप? साइमंस रेन गेज। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं? साइमंस रेन गेज। स्पेलिंग यही होती है, ये होती है। ठीक है, सिमॉन्स। कैसा होता है, रिकॉर्डिंग टाइप या नॉन रिकॉर्डिंग टाइप? कैसा होता है, रिकॉर्डिंग टाइप और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप? तो आंसर क्या है? ये है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, बाकी सारे क्या है? रिकॉर्डिंग टाइप। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। शान कह रहे डिसलाइक वाले पर काला जादू करवाया जाए, फिर तो वेस्ट बंगाल से पकड़ना पड़ेगा किसी को। अलाउद्दीन से बोलता हूँ भाई कोई हो काला जादू वाला तो बताओ। प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड। इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। क्या होता है? साइक्लोनिक। तो हमारे पास जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होते हैं दे आर कॉज बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो दो डिफरेंट एरिया में, जैसे आजकल आप देख रहे होगे हिमाचल में बर्फबारी हुई है तो मैदानी इलाकों में थोड़ा सा ठंड आ गई है, यहाँ पर भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है, गला वाला खराब हो रहा है, तो ये होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो ये ग्लोबल फिनोमिना होता है, ग्लोबल फिनोमिना होता है। ठीक है, देन होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ वार्मर एयर ओवर कोल्डर वन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। ओरोग्राफिक क्या होता है? जब कोई पहाड़ वगैरह आ जाता है बादलों के रास्ते में। कॉन्वेक्टिव क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बट ओवर अ स्मॉल एरिया, ओवर क्या? स्मॉल एरिया। ठीक है, तो गर्म हवा ऊपर उठती है और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आ जाती है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती जाती है, ऊपर उठती जाती है और फिर जब वो ठंडी होती है तो बारिश करती है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। सर आज के ही दिन लास्ट ईयर आपने कहा था कि कोरोना चला जाए, चला जाएगा, तो चला ही जाएगा, चला गया था और फिर आया था। ये बात भी सही है मोहित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। निम्न में से कौन प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है? तो स्मॉग। ठीक है, स्मॉग पॉल्यूशन का कॉज होता है। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग को मिलाकर क्या बनता है? स्मॉग बनता है। अगला सवाल, अ लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? आइसोबार्स, आइसोवेल्स, आइसोक्रोन, आइसोहाइट। तो क्या होता है? आइसोहाइट्स होता है। ठीक है, आइसोहाइट्स। आइसोबार क्या होता है? लाइन ऑन अ वेदर मैप दैट जॉइंस प्लेसेस दैट हैव द सेम एयर प्रेशर। और बार से भी समझते हो बैरोमीटर, तो आइसोबार। आइसोक्रोन क्या होता है? लाइन ऑन अ डायग्राम और मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स रिलेटिंग द सेम टाइम और इक्वल टाइम्स। ठीक है, आइसोक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज, व्हाट इज कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन? कॉन्वेक्टिव, it results from lifting of air masses converging into low pressure area। लो प्रेशर एरिया में तो ये उठेंगे, ठीक है, डाइवर्स होंगे, कन्वर्स थोड़ी ना होंगे। इट रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर इन कोल्डर एंड डेंस सराउंडिंग। ठीक है, तो यही इसका आंसर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लोकलाइज्ड, मतलब रिलेटिवली आसपास का एरिया जो है वो ठंडा है, बीच में किसी लोकलाइज फिनोमिना की वजह से एयर पॉकेट क्या होते हैं? हीट अप होकर ऊपर राइज करते हैं और उसको भरने के लिए क्या होता है? ठंडी एयर उसकी जगह ले लेती है। सेम टाइप का फिनोमिना बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी होता है। क्या होता है? जब आप किसी वाटर को, जैसे क्या कर रहे हो आप,
वाटर को हीट कर रहे हो, तो वाटर को हीट करने पर क्या होता है, नीचे का जो गर्म पानी को या दूध को उबाल रहे हो, तो क्या होता है, जो नीचे का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को लेते हैं और ये कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर को। और ऊपर रिलेटिवली जो ठंडा वाटर होता है, रिलेटिवली ठंडा वाटर कह रहा हूं, वो नीचे की ओर जाता है। बफरिंग हो रही है क्या भैया किसी और के में भी? ठीक है, तो यहां से क्या होता है, जो गर्म मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं। तो ये ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे आएंगे, फिर ये गर्म होंगे, ये ऊपर आएंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, कॉन्वेक्टिव करंट सेटअप हो जाती है। हाँ, कैंडल से क्यों, कैंडल से किया नहीं गर्म, पार्टी में खाना नहीं खाया, वहां पे कैंडल ही लगी होती है, बफे सिस्टम है। नूब गेम प्ले सर, यूथ कॉम्पिटी, अरे बुक का नाम क्या जान लो, क्वेश्चन देखो ना एग्जाम के, बाकी हाँ यूथ की यही वाली बुक्स के क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इट रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एंड कूलर एंड डेंस सराउंडिंग, तो वार्मर एयर ऊपर उठेगी, ठंडी एयर उसको भरने के लिए आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इट रिजल्ट फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लेडन एयर मासेस ड्यू टू टोपोग्राफिक बैरियर। टोपोग्राफिक बैरियर मतलब जैसे माउंटेन टाइप, तो ये जो होता है ये ओरोग्राफिक होता है। तो थर्ड वाला क्या होता है, ओरोग्राफिक होता है, ये आंसर नहीं होगा। चौथा क्या है, इट रिजल्ट फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ एयर मासेस इनटू हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया में एयर मास उठ ही नहीं सकता, वो तो लो प्रेशर जोन में उठता है, तो ये भी गलत। ठीक है सर, ऐप काफी अच्छा बना, नहीं वो तो वो अभी फर्जी ऐप है, असली ऐप तो अभी अपडेट होकर आएगा। अब अभी अपडेट ऐप नहीं आ रहा है, इस वजह से पुराना ऐप आप लोगों को देना पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बाकी ऐप अपना बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है, मेरे फोन, काफी बच्चों के फोन में डाउनलोड हो गया, जिनके में नहीं हुआ वो बाद में दोबारा ट्राई कीजिएगा, अभी एकदम से ऐप पर नहीं जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए अगला सवाल जल्दी से कीजिए फटाफट। A rainfall with intensity greater than 4 millimeter per hour but less than 6.5 mm per hour referred as, इसको क्या बोलेंगे? ऐप जो है अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, उसका जो लिंक है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूं, जिन बच्चों ने पेड बैच लिया है उनको। अरे यार, वो ऐप बनाने वाले के ऑफिस में सबको कोरोना हो रखा है बोल रहे हैं, तो देखो अब क्या होगा जब आएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा मॉडरेट रेन। ये क्या होता है, मॉडरेट रेन होता है, इसके लिए आपको बोला था इस टेबल को आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जो अलग से नोटबुक बनाने को बोला है। अगर 2.5 mm पर आवर से कम की बारिश होती है तो उसको लाइट रेन बोलते हैं। मॉडरेट के लिए 2.5 से 6.5, 2.5 टू 7.6। हैवी के लिए 7.6 mm पर आवर से ज्यादा। वायोलेंट रेन, ओहो रेन भी वायोलेंट हो जाती है 50 mm पर आवर से ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे और हो सके तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऐसे डेटा को गूगल करते रहना चाहिए, और हाँ कहीं पढ़िए, पढ़ने से मतलब है, बिल्कुल पांडे जी, सबसे बढ़िया तो ये बात है, कहीं भी पढ़िए पढ़ने से मतलब है। अगला सवाल, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन इंडिया कंपेयर टू वर्ल्ड। फ्री वाले के लिए यूट्यूब चल रहा है ना यार, यूट्यूब जिंदाबाद। तो 4%, 4% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर इंडिया में अवेलेबल है। अगला सवाल, अगला सवाल, a spring which is formed when the downward passage of groundwater in a permeable deposit is hindered by an underlying impervious layer। इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा स्ट्रेटम स्प्रिंग। ठीक है, ये मैंने आपके लिए गूगल करके कंफर्म कर दिया है, इट इज स्ट्रेटम स्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो ओवरऑल लेयर है वो परवियस है, लेकिन यहां पर बीच में कहीं पर क्या आ गया, ये इम्परवियस लेयर आ गई है। तो जब वाटर यहां पर आएगा, राइट, तो यहां पर ये नीचे इस इम्परवियस रॉक की वजह से नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा, तो यहां पर वाटर स्टोर होने लगेगा।
ठीक है, यहाँ पर वाटर स्टोर होने लगेगा और फिर यहाँ पर आकर एक स्प्रिंग बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम स्प्रिंग, स्ट्रेटम। ठीक है, अगला सवाल, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्टैंडर्ड रेन गेज इज, स्टैंडर्ड रेन गेज की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है आपका? 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, water derived from precipitation, rain and snow, which infiltrates into ground is called? water derived from precipitation, चाहे बारिश से आए चाहे बर्फ से आए, ओलावृष्टि, विच इनफिल्ट्रेट्स इनटू ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट कर जाता है, इसे क्या बोलते हैं? जुवेनाइल वाटर, मेटियोरिक वाटर, कॉनोट वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इसका जो आंसर है वो है मेटियोरिक वाटर। ठीक है, बट आप बाद में इनको भी गूगल करके देख लेना इनका क्या मतलब होता है। हाइग्रोस्कोपिक तो हमें मालूम है आर्द्रता वाला, जो नमी वाला पानी होता है, कि जैसे एक स्टील के गिलास में आप क्या कर दो, बर्फ के आइस के पीसेस डाल के रख दो ऐसे, तो चारों तरफ क्या रहेगा? वाटर रहेगा। वो कहाँ से आएगा? नमी की वजह से आएगा ना। तो बाकी इनका भी क्या मतलब होता है देख लीजिएगा, कुछ मिलेगा तो। हालांकि आपका आंसर तो मेटियोरिक वाटर है। ठीक है, मौसम संबंधी। अगला सवाल, अगला सवाल, fill in the blank, it plays an important part in completion of the hydrological cycle। कौन सा फोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में? तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है कोरियोलिसिस फोर्सेस, अर्थ के रोटेशन की वजह से एटमॉस्फेयर पर ठीक है यार, जिनको भी पेड कोर्सेज वगैरह की जानकारी चाहिए वो या तो 7409970758 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझसे, और नहीं तो क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, है ना। क्लास के एंड में, अभी सवाल करते हैं, क्लास के एंड में बात कर लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा? कोरियोलिसिस फोर्सेस होगा, ये ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, कोरोना फोर्सेस सान मिराज। चलो अगला सवाल, सर प्लीज प्लेलिस्ट बना दिए। बेटा बनाएंगे, इस संडे को प्लेलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, इस संडे मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रहेगा तो प्लेलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिले एक आध दिन तो ये सब काम करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, हाइड्रोग्राफ तो क्या होता है आपका? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। हाइड्रोग्राफ रेन इंटेंसिटी का ग्राफ होता है। डबल मास कर्व जो होता है, डबल मास का कर्व होता है, ये इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा के लिए होता है। इसका आंसर होता है मास कर्व। मास कर्व में क्या करते हैं, एक तरफ आप वॉल्यूम प्लॉट कर लीजिए और दूसरी तरफ आप टाइम, तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रिजर्वायर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बाकी ये सब बहुत डिटेल में लेक्चर्स अवेलेबल हैं एजुफॉर टेक पर, ही हाइड्रोलॉजी के मैराथन क्लासेस, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि किस तरीके से कैपेसिटी फाइंड आउट की जाती है, वो भी बताया हुआ है। अगला सवाल, साइमंस रेन गेज इज ऑफ टाइप, साइमन रेन गेज जो है वो किस तरह का है? रिकॉर्डिंग है, नॉन रिकॉर्डिंग है, दोनों हो सकता है, या इंडिकेशन टाइप? तो आंसर क्या है? इट इज अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। अगला सवाल, अगला सवाल, the temperature at which the air mass just becomes saturated if cooled at a constant pressure with moisture neither added nor removed is called। तो क्या है कि एयर में क्या है, कुछ मॉइस्चर है। तो जैसे हमने सॉइल में पढ़ा है वैसे ही कहीं कहीं पर क्या है, मॉइस्चर है, बट अभी सैचुरेटेड नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इसे ठंडा किया जाए
तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेम मॉइस्चर पर ही ये सैचुरेट हो जाएगा, सेम मॉइस्चर पर ही क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यू पॉइंट, ओशांखिंदे बोलते हैं, जिस पर ओस बनने लगे, ठीक है, ड्यू पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर ड्यू बनने लगे, ओस बनने लगे, ठीक है, माउंटेन ड्यू। अगला सवाल, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू, रडार के थ्रू एक काम रेनफॉल, ठीक है भैया, ये भी डिफिकल्ट एंड इनएक्सेसिबल, जहां पर आप जा ही नहीं सकते, ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने के लिए भी वहां पर जाना तो पड़ेगा, ऑटोमेटिक वाले भी लगाओगे तो उसको रीडिंग देखने के लिए तो जाना पड़ेगा, इनएक्सेसिबल पॉइंट है, जाया ही नहीं जा सकता, तो रिमोट सेंसिंग यूज करेंगे आप, रडार सिस्टम। अगला सवाल, डबल मास कर्व टेक्निक्स इज फॉलोड टू, डबल मास एनालिसिस अडॉप्टेड टू। तो डबल मास जो है वो किस लिए हम लोग यूज करेंगे, तो डबल मास का मतलब ये होता है कि दोनों एक्सिस पर आप, दोनों एक्सिस पर आप क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन ही मेजर करते हैं, ठीक है। एक तरफ होता है एवरेज और एक तरफ होता है किसी पर्टिकुलर स्टेशन का डेटा। तो क्या होता है, मान लो वो वहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो रेन गेज है, मान लो वो खराब हो गया, ठीक है, कुछ समय के लिए, उसे चेंज किया, कुछ और वजह हो सकती है, तो वहाँ का डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उसको एवरेज डेटा से कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये डबल मास कर्व यूज होता है। अगला सवाल, अगला सवाल, रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद वाटर ड्रॉप्स ऑफ साइज, ठीक है। तो वाटर ड्रॉप के साइज की वजह से, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये क्वेश्चन आता ही रहेगा हर एग्जाम में ठीक है। रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद वाटर ड्रॉप्स, तो रेन के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है, ड्रिजल है आपका, रेन है, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म। तो आंसर क्या है, 0.5 से 6 mm, ठीक है। तो पॉइंट आधे mm से लेके 6 mm तक अगर ड्रॉप्स का साइज होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। ड्रिजल ये भी पढ़ लीजिएगा, अगर ड्रॉप साइज 0.5 mm से कम होती है और इंटेंसिटी इनकी जनरली 1 mm पर आवर से भी कम होती है तो इसे ड्रिजल बोलते हैं। ड्रिजल क्या बोलते हैं हिंदी में, झर पड़ना, झरे बोलते हैं ना, बारिश भी नहीं होती, झरे पड़ रही है, हम लोग डेली भाषा लोकल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं ना, झर पड़ रही है। कीर्तन कह रहे हैं सर आपको व्हाट्सएप किया मैसेज में, अच्छा, तो नाम बहुत बढ़िया तुम्हारा, कीर्तन। घर पर भी कभी कीर्तन वीर्तन करवाते हो या नहीं। अगला सवाल, यूपी आर यू वी एन एल ए पोस्टपोन हो गया, मजा आ गया दिल्ली तुम्हारे, और पढ़ाई करो, ठीक है, वैकेंसीज कम है बस उसमें, थोड़ा सा यही है। इफ देयर इज अ रेन बिटवीन 8 AM to 10:30, सुबह 8 से 10:30 तक, बढ़िया स्कूल टाइम पे बारिश हो रही है, एंड द एंटायर बेसिन जस्ट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग वाटर एट 8:30 AM टू द आउटलेट, देन द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल बी। तो मैंने ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि जैसे आपकी छत है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी छत है और जो आउटलेट है वो पानी जो है वो यहाँ से बाहर जाएगा, रेन वाटर पाइप यहाँ पे बस एक की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो बारिश तो एक साथ पूरी छत पर होगी, बारिश जब होगी तो पूरी छत पर एक साथ होगी, राइट। तो यहां तक सबसे पहले पानी कहां से जाएगा, मान लो इतना एरिया जो है वो इसका वाटर यहां तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में यहां से भी वाटर यहां जाने लगेगा, फिर यहां से भी जाने लगेगा, और यहाँ का जो वाटर है वो सबसे, मान लो हमने कहा कि यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए वाटर के, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ होगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, जो यहाँ होगा वो थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ वाला और टाइम लेगा, यहाँ वाला और टाइम लेगा, यहाँ वाला और टाइम लेगा, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, तो सबसे दूर ये वाला पॉइंट है,
तो जब सबसे दूर वाले पॉइंट से भी जब यहां पर वाटर पहुंचने लगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो 8 बजे बारिश हुई और आधे घंटे के अंदर इस पूरे बेसिन से पानी यहां पर पहुंचने लगा, तो ये 30 मिनट ही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। रोशन कह रहे हैं मैंने सर को 3 दिन हो गए रिप्लाई नहीं किया। आपने कौन से नंबर पर मैसेज किया है, इस वाले पर करना 7409970758 पर। दूसरे नंबर पे क्या होता, मैं अभी दूसरे नंबर बाकी चला नहीं रहा हूं, ठीक है, जो पहले दिया था इस वाले पे करना, दोबारा कर दिया करो, नहीं होता है कई बार बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं तो नहीं भी देख पाता मैं, ठीक है, थोड़ा बिजी हो गया मैं नहीं समझे विश्वजीत कुमार, बेटा यूं समझ लो कि आउटलेट क्या होता है। आप सोचो जब कहीं भी किसी एरिया में बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है, किसी नदी नाले में जाएगा ना, तो ग्राउंड में जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वहां से भी पानी जब नाली में जाने लगे, ग्राउंड के सबसे दूर वाली जगह से भी जब पानी आकर नाली में जाने लगे, तो समझो जितना टाइम लगेगा वही आपका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बारिश को हम लोग अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कब बोलते हैं, जब पीएच कहां पहुंच जाती है, 5.6 से कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल, ताजमहल खराब हो गया था, IOCL refinery Mathura, very good. An isochrone is a line of the basin map joining rain gauge stations having equal rainfall duration, joining points having equal rainfall depth in a given time interval, joining points having equal time of travel of surface runoff to the catchment outlet, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ टू दी। अभी आपने देखा होगा जब मैंने यहां पर ये बनाया था, ये मान लीजिए आउटलेट है, तो पहले मैंने इस तरह से बनाया था, बट फिर मैंने इसको हटा दिया। मैंने क्यों हटाया, क्योंकि यहां से और यहां से जितना टाइम यहां से जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से जाने में लगेगा, राइट। और उतना ही टाइम हो सकता है यहां से, यानी कि अगर मैं एक सर्कुलर आर्क यहां पे बना लूं इस तरीके से, तो इस सर्कुलर आर्क पर जितने भी अगर बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो यहां से यहां तक जाने में वाटर को क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर एक रेडियल डिस्टेंस ये बना लूं, तो इस पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहां से सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो सबसे यहां तक जाने में क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा, ठीक है, सेम टाइम लगेगा। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोक्रोन्स। सुधीर कुमार कह रहे हैं सर एसिड रेन 4 pH पर होता है, अरे सच में क्या, 4 पे लगा जाना, हम 5.6 पर लगा देंगे, खैर हम तो नहीं लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा। सुधीर गूगल करो यार, फिर बताओ मुझे, मेरे व्हाट्सएप पर भेजना, मैं अगली क्लास में उसको करेक्ट कर लूंगा अगर 4 पर होगा ना। 4 pH बेटा बहुत कम हो जाएगी, 4 pH मतलब कम होगी, तो पता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं तो उनकी pH 4 होती है। बहुत ज्यादा pH अगर मतलब अगर pH 4 होगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, आप समझ रहे हैं। एक बार गूगल कर लो ना यार, गूगल बाबा जिंदाबाद। अगला सवाल कीजिए, द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म इज 160 mm। 1200 किलोमीटर स्क्वायर में 6 घंटे की बारिश से टोटल 160 mm बारिश होती है। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स ड्यू टू रन ऑफ, इतना पानी भाग जाता है इसमें से, तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स पूछा है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स पूछा है। तो क्या होता है यहां पर जब बारिश होगी, ठीक है, यहां पर जब बारिश होगी
तो इसमें कुछ पानी तो क्या कर जाता है, इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, और कुछ क्या हो जाता है, रन ऑफ बन जाता है। तो ये आपके पास हो गया रन ऑफ, और ये हो गया आपके पास इन्फिल्ट्रेशन। अब टोटल बारिश कितनी हुई, तो एरिया दे रखा है 1200 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर है आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो 1200 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की घात 5, और इसका कर दो स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इस पर कितनी बारिश हुई, 160 mm की, यानी कि 16 सेंटीमीटर टोटल बारिश हुई। इसमें से रन ऑफ कितना चला गया, कितना पानी रन ऑफ कर गया, तो 1.2 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर का तो क्या हो गया, रन ऑफ हो गया। तो इतनी बारिश हुई, इतने में से क्या हो गया, सही समय पर माइक ऑफ हो गया, बड़ी खतरनाक छींक आई थी। चलिए, तो इतनी बारिश हुई, इतना रन ऑफ कर गया, तो बाकी क्या हुआ, इनफिल्ट्रेशन। तो इतना वॉल्यूम जो है वो इनफिल्ट्रेट किया, बट आंसर क्या है, पर आवर में, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर पर आवर आ रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया यार, 1 सेंटीमीटर पर आवर, क्या बात है, कंफर्म है ना, ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ, चलिए 1 सेंटीमीटर पर आवर। अगला सवाल, डिसलाइक वाले ने दोबारा डिसलाइक करने की कोशिश की होगी, तो डिसलाइक गायब हो गया। सर आप ठीक है, हाँ यार ठीक ही है। 16 - 10/6, ये भी सही है। Stilling basin is provided at the downstream flow. Downstream flow. pH of clean water is between 5 to 5.6 and pH of typical water is 4. pH of typical water is 4. हाँ, चलो मैं इसको खुद देखूंगा। वैसे 5.6 है आंसर, ठीक है, आंसर इज 5.6, उसका आंसर 5.6 ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो स्टिलिंग, स्टिलिंग वर्ड जो बना है, स्टिलिंग वर्ड है स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर, स्थिर। तो वाटर को स्टिल करने के लिए, यानी कि उसकी वेलोसिटी या डिस्टर्बेंसेस को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए, तो टू डिसिपेट एनर्जी ऑफ फ्लो, ठीक है, टू डिसिपेट एनर्जी ऑफ फ्लो, टर्बुलेंस को कम करने के लिए हम लोग स्टिलिंग बेसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, स्टिलिंग बेसिन को अमन ऐसे समझ लो, गांव में जो ट्यूबवेल होता है, गांव में जब ट्यूबवेल होता है, तो ट्यूबवेल में ये जब ऊपर से पानी यहां पर गिरता है, ये जो पाइप लगे होते हैं, और यहां से जब पानी गिरता है यहां पर, तो यहां पर क्या होता है, हम लोग पहले एक बड़ा सा गड्ढा टाइप बनाते हैं, गड्ढा टाइप, ठीक है, तो पहले पानी कहां भरता है, यहां भरता है, और जब पानी यहां पर भर जाता है तो फिर क्या होता है, यहां पर जो भरा होता है फिर ये उसमें पानी जाता है। तो क्या होता है, जब ये पानी यहां पर गिरता है, तो यहां पर ये पहले इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इसमें पहले से भी पानी भरा होता है, तो ये पानी जो है वो आकर पानी से टकराता है, तो जब पानी पानी से आके टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, उससे यहाँ की सॉइल क्या होगी, कम उखड़ेगी। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता और ये वाटर सीधे सीधे ग्राउंड पर गिरता, तो जब ये वाटर यहाँ होता तो सॉइल का इरोजन ज्यादा होता, सिल्टिंग होने लगती, वो यहाँ की जो सॉइल होती वो पानी के साथ आगे बढ़ने लगती। आप उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। बाकी इरिगेशन में आप पढ़ोगे, ये थोड़ा सा इरिगेशन का भी टाइप है। When rainfall is associated with considerable amount of snow, the most suitable type of rain gauge is, तो इसका आंसर होता है टिपिंग बकेट टाइप, इसका आंसर होता है टिपिंग बकेट टाइप। डिसलाइक वाले को गुस्सा आ गया, उसने सोचा कि मैंने तो डिसलाइक हटा दिया और सर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलो, मतलब डिसलाइक वाला लेक्चर भी देख रहा है, वो पूरी बात सुन भी रहा है, ठीक है भाई। तो टिपिंग बकेट टाइप, और इनफैक्ट बल्कि टिपिंग बकेट टाइप वहां ज्यादा
बल्कि टिपिंग बकेट टाइप जो है वो वहां ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पर जो सिनो है वो रेनफॉल को भी एक्सीड कर जाती है। सिनो रेनफॉल को भी क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, ठीक है, वहां पर ज्यादा यूज करता है। अगला सवाल, अब 3 हो गए 4 हो गए 1 2 नहीं भाई, पूरा गैंग है, अकेले कितनी सारी आईडीज हैं। नहीं नहीं, टिपिंग बकेट है अमन साहू, टिपिंग बकेट ही है, ठीक है, मैंने गूगल कर लिया पहले से, गूगल कर लिया पहले से। देखो एक गेम खेल रहे, अपने बालक है ये शैतान है ये अपने शैतान बालक है नालायक, ये मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है कुमार आशीष सर, आपके हाइड्रोलॉजी के पूरे लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे बेटा, एजू फॉर टेक पर ही मिलेंगे, एजू फॉर टेक पर ही मिलेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। द थीजन वेट्स ऑफ 4 रेन गेजेस, 4 रेन गेज हैं आपके पास, ए बी सी और डी। थीजन वेट का मतलब क्या होता है इसको समझ लेना आप। एक्चुअल में हम लोग जब एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालते थे तो ये होता था P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 प्लस P4A4, ऐसे मान लो, और अपॉन क्या, टोटल एरिया ए, टोटल एरिया ए। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, P1 इंटू A1 अपॉन ए प्लस P2 इंटू A2 अपॉन ए प्लस P3 इंटू A3 अपॉन ए, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। 3 ही ले लो समझने के लिए। तो यहां पर बेसिकली क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं P1W1 प्लस P2W2 प्लस P3W3। तो ये जो W1 है ये क्या कर रहा है, पूरे एरिया का वेट, पूरे एरिया का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है, पूरे एरिया का क्या कर रहा है, वेट जो है वो बता रहा है। तो ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज कह लो या फ्रैक्शन में कह लो, तो टोटल एरिया अगर ए है तो ए का जो A1 अपॉन ए है, इतने फ्रैक्शन में जो बारिश हो रही है वो P1 की हो रही है। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने कहा W1 की वैल्यू 30%, तो टोटल एरिया के 30% में P1 बारिश हो रही है। मान लो ये W2 की वैल्यू है 50, तो टोटल एरिया के 50% में जो वो P2 बारिश हो रही है, फिर बचा 20, W3 हो गया 20, 20% में जो P3 बारिश हो रही है। तो ये क्या होता है, थीजन वेट का मीनिंग होता है। दिस क्वेश्चन वॉज एज इट इज रिपीटेड इन यूपीपीएससी 2019, क्या बात है, और ये मैंने क्वेश्चन उसके पहले कराया था, यूपीपीएससी की जो मैंने प्रैक्टिस वाली थी उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है तो सही है भैया। तो यहां पर इसका मतलब सीधे सीधे क्या रहेगा, द थीजन वेट्स ऑफ 4 रेन गेजेस ए बी सी एंड डी आर 0.15, 0.25, 0.30 एंड 0.30, और इनका समेशन आप देखिएगा 1 आएगा, इनका समेशन क्या आएगा, 1 आएगा। इफ द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर द बेसिन इज 5 सेंटीमीटर, एवरेज रेनफॉल हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द रेनफॉल्स रिकॉर्डेड एट बी सी एंड डी आर, बी पर है 5 सेंटीमीटर का, यहां पर है 4 सेंटीमीटर का, और यहां पर दोबारा से है 5 सेंटीमीटर का। तो आपसे पूछा होगा व्हाट इज द रेनफॉल एट एक्स, यहां पर एक्स मान लो, तो आप क्या करोगे यार, इनकी करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और सबको ऐड करके क्या कर दो, एवरेज के बराबर रख दो, एवरेज को क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.15x प्लस 0.25 इंटू 5 प्लस 0.30 इंटू 4 प्लस 0.30 इंटू 5, और बराबर एवरेज कितना है, 5 कर दोगे तो x की वैल्यू आ रहेगी, जो कि आपका आंसर अभी क्या है, 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, 7 आ रहा है आंसर, वेरी गुड। ट्रांसफार्मर उड़ा, लाइट गई, बड़े समय बाद सुनने को मिला कि ट्रांसफार्मर उड़ गया पहले तो आए दिन की कहानी थी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, गले में बहुत दर्द है।
लगता है गला भी बुरा मान गया। मैंने कहा गले में दर्द हो रहा है तो दर्द के साथ साथ खांसी भी। डायरेक्ट रन ऑफ कंजिस्ट ऑफ, तो देखिएगा डायरेक्ट रन ऑफ में सरफेस रन ऑफ भी होता है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो भी होता है एंड प्रेसिपिटेशन ओवर स्ट्रीम भी होता है। तो क्या होता है कि अगर ये कोई स्ट्रीम है और यहां पर ये कोई ग्राउंड है, तो यहां पर जब बारिश होगी तो कुछ पानी तो क्या होगा, डायरेक्ट यहां पर जाएगा, फिर कुछ यहां पर डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन होगा, और थोड़ा सा वाटर क्या होता है जो ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, वो भी स्लोप की वजह से थोड़े समय बाद ही यहां पर जाके मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। ये उस प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट होता है। बेस इंटरफ्लो जो होता है वो अलग होता है। आज ये क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब अभी थ्योरी और बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। काला तो मैं पी रहा हूं। मिस्टी बेटा ईएससी का को टच नहीं करता है, स्टेट एई का लेवल, आप इसी को करो, यूथ एई वाली बुक को करो, इसी से हो जाएगा। बाकी आप एमपीपीएससी के पुराने जो है क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। चलिए लॉन्ग चवा रहा हूं, विक्सी को ले लो, खिंच के देख रहा, ठीक है। चलिए हो गया, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के लिए मैराथन देख लो, उसी से काम चल जाएगा। मैराथन क्लासेस में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। मैराथन देख लीजिएगा, 90% सिलेबस आपका उससे हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a permanent long term solution to drought problem may be found in the basic principles of। वन के बेटा सब होंगे, अगले अगले सेशन में वो भी होगा, सब होगा, चिंता मत करो। थियोडोलाइट और कर्व्स नेक्स्ट सेशन में होगा। A permanent long term solution to drought problem may be found in the basic principles of। विजय सिंह रावत जी बहुत बढ़िया घर से निकलवा दो तुम। ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सरप्लस रिवर बेसिन टू एरिया ऑफ डेफिसिट, इस पे एक वर्क चल तो रहा था, पता नहीं कहां तक पहुंचा। ये बहुत काम का है कि जहां पे बाढ़ आ रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट एज एन एग्जांपल ऑफ दिस। बिल्कुल प्रज्ञा जी, मैं इसी की बात बोलने वाला था। इंटरलिंकिंग और रिवर्स ये चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहां तक पहुंचा है ये, ठीक है, कहां तक पहुंचा ये प्रोजेक्ट। तो जहां पर बाढ़ आएगी वहां पर बाढ़ नहीं आएगी, और जहां पानी की कमी होगी वहां पानी पहुंच जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। नहीं शान, वैसे भी ज्यादा नहीं, आज क्वेश्चन 50 के आसपास ही क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 घंटा तो कम से कम पूरी हो क्लास, इतना भी कम नहीं पढ़ाएंगे यार कि आने का कोई फायदा ही ना हो। यूपी एमपी केन बेतवा रिवर, सर एसएससी जेई की स्ट्रेटजी बताओ, बताएंगे। नॉन पेरेनियल को पेरेनियल वाला, ठीक। ओरोग्राफिक यार मैंने अभी आपको बताया था कि जब टोपोग्राफिकल बैरियर यानी कि माउंटेन बैरियर्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक। देखो कितना बढ़िया पहाड़ बना के तुम्हें दिखा दिया यहाँ पे। अगला सवाल अगला सवाल, और गुड्डू भैया बड़े समय के बाद वापसी करते हुए कहाँ गायब थे? क्यों गुड्डू भैया कहाँ गायब थे? A plot between rainfall intensity versus time graph is known as। रणबीर सिंह तैयारी करते रहिए, भारतमाला प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, ओके। हाँ भाई क्या बोलते हैं इसको,
हाइटोग्राफ बोलते हैं, हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ, हाइड्रोग्राफ नहीं बेटा, हाइड्रोग्राफ अलग होता है, इट इज हाइटोग्राफ। रेनफॉल इंटेंसिटी इस तरह का ग्राफ बनता है, कितने समय तक कितनी इंटेंसिटी से बारिश हुई, ये जो ग्राफ होता है ये आपके पास हाइटोग्राफ होता है। जबकि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जबकि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, समय के साथ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, कि जब बारिश का पानी कैचमेंट से होकर आता है तो क्या बढ़ता है, फिर डिस्चार्ज बढ़ता है। स्टार्टिंग में जो डिस्चार्ज होता है वो केवल बेस फ्लो की वजह से होता है, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज बढ़ता है, फिर बारिश जब कम हो जाए तो धीरे धीरे डिस्चार्ज घटता है, फिर दोबारा से कांस्टेंट। ये आपका हाइड्रोग्राफ होता है। गुड्डू भैया को मिर्जापुर की गद्दी मिल गई है, मन नहीं हो रहा था पढ़ने का। धर्मवीर बेटा सुन तो रहे हैं कि मई में आ सकती हैं, अब आ जाएं तभी है, बाकी पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, जब आनी होगी वैकेंसी तब आ जाएगी। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन्स शुड बी। सर एसएससी जे स्ट्रेटजी बता दो विजन बैच की, मेंस भी साथ में हो जाएगा क्या? मेंस साथ में चल ही रहा है बालक, आप क्लास के बाद में पूछना, ऋषभ क्लास के बाद में बात करते हैं ना, क्लास के एंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। 520 किलोमीटर स्क्वायर पर एक रेन गेज चाहिए होता है, तो 5200 पे कितने चाहिए होंगे 10, और इसमें भी 10% कितने चाहिए होता है रिकॉर्डिंग टाइप, और 10% कितना चाहिए होता है रिकॉर्डिंग टाइप। तो अगर इसमें रिकॉर्डिंग टाइम पूछता तो 1 हो जाता, कम से कम 1। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भले से यहां पर 2 ही एग्जाम में दिख रहा हो, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा था डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ अ स्टॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम अ कैचमेंट इज ट्रायंगुलर। तो अभी हाइड्रोग्राफ बताया था ना, ये कह रहा है ये ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ है। ट्रायंगुलर इसने बताता है ताकि आपको इसका एरिया निकालने में आसानी हो। तो देखो इधर Q होता है और इधर टाइम होता है T। बेस विड्थ ऑफ 400 आवर्स, इसका जो बेस है वो 400 घंटे का है, और द पीक फ्लो इज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो पीक डिस्चार्ज है ये आपको दे रखा है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इफ द कैचमेंट एरिया इज 300 किलोमीटर स्क्वायर देन व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेनफॉल, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप समझो कि डिस्चार्ज, देखो डिस्चार्ज क्या होता है, Q बराबर होता है dV बाई dt, तो dV क्या हो जाएगा Q dt। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो हाइड्रोग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या देता है, वॉल्यूम देता है। हाइड्रोग्राफ का एरिया क्या देता है, वॉल्यूम। दूसरी तरफ आपको ये मालूम है कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, एक अगर ये कोई एरिया है और इस एरिया पर अगर एक सर्टेन हाइट की बारिश हो रही है, तो दिस एरिया इनटू अगर मैं रेनफॉल मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या देगा, बारिश देगा, बारिश का वॉल्यूम देगा। तो हम लोग करते क्या ऐसे केस में, इसका एरिया निकालेंगे हाफ इनटू बेस कितना है 400, 400 आवर, तो सेकंड में तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3600, ठीक है। तो 400 घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा, और उसको क्या कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल पानी हमें यहां पर मिला, ये कहां से मिला होगा, तो ये मिला होगा 300 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। 300 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 300 गुणा 10 की घात 6 हो जाएगा, इनटू देन व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेनफॉल। तो मान ले यहां पर जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो कितने की हुई है, मान लो x सेंटीमीटर की हुई है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, QP TP अपॉन 2 बराबर, हाँ अच्छा मतलब यही है ना, बात वही होगी ना, हाँ हाफ ऑफ एरिया इनटू टाइम, ठीक वही तो क्या है।
ठीक है, पीक डिस्चार्ज इंटू टाइम हाफ बराबर एरिया इंटू एक्स, बिल्कुल सही, यही कर रहे हैं। 50 से करना है मल्टी, अच्छा 50 मीटर क्यूब, गलती से 500 हो गया, मैं वही सोच रहा कि आजकल गलती नहीं हो रही, ऐसा कैसे, ये तो होना ही है। 50 से मल्टीप्लाई करना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। ठीक है, क्लियर हो गया। रोशन जी प्रिंटिंग मिस्टेक, गलती से लिया, गलती से ठीक है चलो, अरे समझदार बच्चे हो तुम लोग यार, समझ जाया करो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। टूटी फूटी जिंदगी, आपको जिंदगी सही हुई या अभी भी टूटी फूटी चल रही है? If peak of a 4-hour unit hydrograph is 20 qmax, then peak of a 12-hour unit hydrograph will be। तो देखो 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है कि 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। और 12-आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब है कि 12 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी पहले केस में I1 कितनी होगी 1/4, ठीक है, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर पर आवर। दूसरे केस में जो रेनफॉल इंटेंसिटी होगी वो होगी 1/12 सेंटीमीटर पर आवर। तो रेन इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, रेनफॉल इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, पीक डिस्चार्ज उतना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि Q बराबर होता है dB/dt। कम समय में जितना ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, कम समय में जितना ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा, उतना ज्यादा पीक मिलेगा। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो कम टाइम में ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, तो Q ज्यादा होगा। इंटेंसिटी कम होगी तो Q हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसमें आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है भैया, अगला सवाल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। A graph showing variation of discharge with time at a particular point of a stream। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ, क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Average rainfalls in centimeter at 4 existing rain gauge station in a basin are 105, 79, 70 and 66। 4 स्टेशन है ऑलरेडी आपके पास, ए बी सी एंड डी। यहां पर जो बारिश हो रही है वो हो रही है 105, 79, 79, 70 एंड 66। If average depth of rainfall over the basin is to be estimated within 10% error, then additional number of rain gauges needed will be। ऋषभ भैया बताया तो मेंस भी साथ में चल रहा है, बाकी क्लास के एंड में रुकिएगा बता देंगे। आंसर 1 आ गया सबका, मतलब रटा रटाया क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मतलब इतनी जल्दी आंसर दे दिया, इसका मतलब गड़बड़ है बेटा। चलो यहां पर पूरा सवाल है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, मेंस का है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालना है। हाँ पहले छोड़ देंगे इसको, अगर याद के हुआ आ गया तो सही, नहीं तो छोड़ देना। सबसे पहले क्या करना होता है, एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालना होता है। वो क्या आएगा, सबको जोड़ के 400 डिवाइड कर दो। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालना पड़ता है, सिग्मा होता है x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करना होता है आपको, ठीक है। जहां x क्या है इंडिविजुअल वैल्यू, म्यू क्या है एवरेज, ये आता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना।
ये आ जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV निकालते हैं सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। दिलीप अच्छा अभी क्या है, वेरी गुड। नहीं अभी क्या है तो ठीक है, नहीं क्या है तो कोई बात नहीं, यू नो अभी क्या है वेरी गुड, मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन अगर अभी क्या है तो ठीक है। तो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 से आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। देन जो नंबर ऑफ रेन गेजेस होता है वो होता है CB अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर, जहां CB कोफिशिएंट ऑफ एरर है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और एप्सिलॉन क्या है, एरर। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा लेवल ऑफ 4.8 यानी कि 5। तो 5 में से 4 गया, कितना आ गया 1, एक एडिशनल चाहिए। क्या चाहिए, एक एडिशनल। ठीक है चलिए। अब देखिए उस क्वेश्चन को कभी कभी करने से फायदा ये हो जाएगा कि जो अगला सवाल है अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। इफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यूज एट 4 रेन गेज स्टेशन इज 30%, तो CB आपको 30% दे रखा है एंड परमिसिबल एरर आपको कितनी दे रखी है 10%। देन एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CB अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर, 30/10 का स्क्वायर, तो टोटल आ गए 9, 9 में से 4 गया 5। तो देखो ये भी है, अब ये वाइजैग वाले हैं, ये समझदार हैं, और ये नालायक कौन थे, गुजरात वाले, ये तो ज्यादा हो गए। लेकिन आप सोचिए 2018 में ये सवाल पूछा गया है और 2019 में ये नहीं 2017 में यहाँ पे पूछा गया था, वो क्या रिवर्स हो गया। ठीक है समझ गए, तो वहां से यहां आपको फायदा मिल सकता है वहां से यहां आपको फायदा मिल सकता है। अगला सवाल, अगला सवाल, वाह वाह मयंक जी आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। द रेन गेज मस्ट बी सेट एज नियर द ग्राउंड एज पॉसिबल, क्यों, टू रिड्यूस द विंड इफेक्ट, विंड के इफेक्ट को कम करने के लिए। अगला सवाल, द हाइड्रोलॉजी साइकिल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, तो बेसिक बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है आपकी। तो क्या हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन बराबर इवोपरेशन प्लस रन ऑफ, बी हो जाएगा आंसर। जितना प्रेसिपिटेट हुआ कुछ पानी इवोपरेट हो गया, कुछ उड़ गया। अगला सवाल, अच्छा गेट में पूछा है, वेरी गुड। कंजम्पटिव यूज ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ, कंजम्पटिव यूज, तो ध्यान रखिएगा कंजम्पटिव यूज में इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों होता है। कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है इवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों ही होंगे तो फिर आपको इस केस में इंटरसेप्शन को भी लेना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो जितना पानी, देखो बेटा ये होता है कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है और इस ग्राउंड में अगर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है,
थोड़े फर्जी से पेड़ बना दें। तो क्या होगा, जब बारिश होगी या आपने इसको पानी दिया तो कुछ पानी तो यहां से क्या होगा, इन पेड़ों के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपिरेशन में जाएगा। कहां जाएगा, ट्रांसपिरेशन में। और कुछ वाटर क्या होगा, यहां से ग्राउंड से डायरेक्टली इवोपरेट होगा, डायरेक्टली क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो कंजम्पटिव यूज में पौधे को जितना नेट पानी चाहिए वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जो यहां से इवोपरेशन हो रहा है वो भी चाहिए। अब ये इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन तब होता है जब ये वाटर कहां से आया है, बारिश के थ्रू आया है। जब ये वाटर अगर बारिश के थ्रू आया है तो पेड़ पौधों के तनों पर, पत्तियों पर जो पानी रह जाता है उसे कहते हैं इंटरसेप्शन। तो बाद में ये जो पानी इंटरसेप्शन के थ्रू रह गया है वो भी या तो ग्राउंड में जाके इवोपरेशन में चला जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इवोपरेट कर जाएगा। तो इंटरसेप्शन विल बिकम अ पार्ट ऑफ इवोपरेशन। तो क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करके आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ दिस। धर्मवीर कह रहे हैं यहां पर कोई 2017 का पास आउट है क्या, मैं हूं यार 2010 का। ठीक है, अगला सवाल। इवापोरेशन का यूज कैसे करेंगे प्लांट, बेटा शान इवापोरेशन का एक तो डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे पहली बात, लेकिन सोचो अगर आप खाली ट्रांसपिरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर पानी दोगे, बेसिकली इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है, आप समझो पहले, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन। अगर आप वाटर सप्लाई जो है, अगर आप वाटर सप्लाई केवल ट्रांसपिरेशन को के ध्यान में रखते हुए दोगे तो फिर क्या होगा, पौधों को सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरा कि अगर यहां से आप इवोपोरेशन प्रॉपर कंसीडर नहीं करोगे तो ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो जो इवोपोरेशन होता है उसका असर होता है ह्यूमिडिटी पर, एयर के सैचुरेशन लेवल पर, और उस पर कहीं ना कहीं क्या होगा, ट्रांसपिरेशन डिपेंड करेगा। इसीलिए कंजम्पटिव यूज में दोनों को कंसीडर किया जाता है, दोनों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इफ सफिशिएंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल टू कंप्लीटली मीट द नीड्स ऑफ वेजिटेशन fully covering the area, the resulting evapotranspiration is called। तो ये होता है जब आप सारी सुविधाएं दे दो, बिल्कुल आइडियल परफेक्ट कंडीशन बना दो, तो जब परफेक्ट कंडीशन होंगी तो ये अपने पोटेंशियल को क्या कर पाएगा, फुल्ली यूज कर पाएगा। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब एक तरीके का मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन जो होगा, जो हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जो पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअल तो भैया कुछ भी हो सकता है, पानी बहुत कम है तो एक्चुअल तो कम होगा। ठीक है, सिविल एजुकेशन पॉइंट, सर पूरा सब्जेक्ट कैसे पढ़े, बेटा या तो आप मैराथन क्लासेस देख लो हमारी, नहीं तो विजन बैच ज्वाइन कर लो। मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई हैं एजू फॉर टेक पर, वहां से पढ़ डालो, वहां से कवर हो जाएगा। और नहीं तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहां से कवर हो जाएगा। अगला सवाल। हाँ, रोटी खाने वाला एग्जाम्पल सही बात है। आपको भूख लगी है, ठीक है, और रोटी अनलिमिटेड है, और आपको आप 6 रोटी खाते हो, और अगर थाली में 10 रोटी रखे तो आप 6 रोटी खा जाओगे पूरी। अब कहीं पर गए हो, अब तुम शर्म के मारे हो, एक रोटी एक एक करके आ रही है, अब तुम खाए जा रहे हो, तो सोचोगे यार ये भी सोचेगा कितना भुक्कड़ आदमी हूं मैं, तो 4 पे रुक जाओगे। चलो, under the same condition which of the following shapes of water surface will give the highest rate of evaporation? convex shape, कॉन्वेक्स शेप जब होगी वाटर बॉडी की तो इसकी डेप्थ क्या होगी, शैलो डेप्थ होगी, इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 जगह पे पूछा गया है ये, गुजरात में, डीएमआरसी में और एचईपीएससी में।
ठीक है, तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उभरी हुई, यानी कि उत्तल सतह, हिंदी में उत्तल सतह, कॉन्वेक्स। मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। हाई सरफेस एरिया ये भी कह सकते हो बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सुइटेबल टू बी यूज्ड एज अ वाटर इवोपोरेशन इनहिबिटर? 50 नहीं हुए सर, भी हो जाएंगे। कोवैक्सिन है तो सिटाइल एल्कोहल, और इथाइल वाला तो तुम समझ ही रहे हो, सिटाइल एंड स्टेराइल एल्कोहल, बिल्कुल जी ये भी सही है। और इथाइल एल्कोहल किसने होता है पता ही होगा, इथाइल की जगह मिथाइल मत ले लेना कभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पॉइजनस होता है। अगला सवाल द सैलिनिटी, खारापन, पानी के खारेपन का इवोपरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? खारेपन से क्या होता है कि अगर ये वाटर सरफेस है जहां से इवोपरेशन होना था, अब खारापन होगा तो यहाँ की सरफेस पर क्या हो जाएंगे, सॉल्ट के मॉलिक्यूल आ जाता है, और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होता है। तो जो इफेक्टिव सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की वजह से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इवोपरेशन क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा था ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा ऊ से उत्तल, तो उभरा हुआ पार्ट जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इवेपोट्रांसपिरेशन कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग, इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज करते हैं लाइजीमीटर। क्या करते हैं, लाइजीमीटर। लाई या ईविल से याद रख लो, ईविल, ईविल। ठीक है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए लाइजीमीटर, ईविल से याद कर लो। और जो फाइटोमीटर होता है, फाइटोमीटर वो होता है केवल आपका ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन। तो फाइटो में तो खुद से ये टी आ रहा है, तो फाइटो में ये वाला जो टी है, PHY और टी, तो टी से ट्रांसपिरेशन कर लो, क्योंकि इन दोनों में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, लाइजीमीटर किसके लिए और फाइटोमीटर किसके लिए। और कॉनकेव में कैविटी होती है, चंद्रशेखर भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, ड्रेनेज डेंसिटी, किसी स्टूडेंट ने जब पहली बार पढ़ाया था ये डाउट पूछा था, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज ड्रेनेज डेंसिटी? तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई कैचमेंट एरिया है और यहाँ पर मेन रिवर है, यहाँ पर क्या है, कोई मेन रिवर है जहां पर इस कैचमेंट एरिया का पानी जाता है। तो इस कैचमेंट एरिया में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ड्रेनेज होते हैं। क्या होते हैं, ड्रेनेज होते हैं। ठीक है, जहां से, तो यहाँ का जो वाटर होगा, यहाँ पर जो बारिश होगी, इस पूरे एरिया में जैसे जो बारिश होगी तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो पानी होगा कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, है ना। तो ड्रेनेज, तो इन ड्रेनेज की जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ को जब मैं इस एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, ड्रेनेज डेंसिटी मिल जाती है। तो एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रीम्स पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन द बेसिन, आंसर इज ए। कौन कह रहा है भैया ए वाले सब गलत हैं? कौन कह रहा है ए वाले सब गलत हैं, काहे? धर्मवीर सिंह,
स्टीम डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रेनेज एरिया, तुम इसको बना लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल। अच्छा याद आया, आप वही धर्मवीर हैं, याद आ गया, आपकी इस हरकत ने मुझे याद दिला दिया कि आप कौन हो। ठीक है, कलाम साहब की डीपी लगा रखे, याद आ गया मुझे। याद आ गया। अच्छा ये वो धर्मवीर है। ठीक ठीक ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला सवाल, व्हाट इज एरिडिटी इंडेक्स? मैंने ऑप्शन ही, अच्छा आपने ऑप्शन ही गलत देख लिए तो अलग बात है। एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है? तो इसका आंसर होगा संदीप बेटा बी नहीं होगा, डी होगा। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है और कितना एक्चुअल में हो रहा है, तो एक तरह से ड्रॉट की मेजरमेंट है, सूखा पड़ने की मेजरमेंट है, सूखा सूखा पड़ने की मेजरमेंट है। अगला सवाल। अगला सवाल, अ करंट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। करंट मीटर क्या करंट नापने के नाम आता है, काम आता है? तो करंट मीटर क्या है, रिवर जो होती है उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। करंट के लिए क्या करते हैं, अमीटर। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, अमीटर। अगला सवाल। हाँ बिल्कुल, ओसीएफ। If the maximum rainfall depth of 300 mm in 24 hours has a written period of 100 years, then probability of 24 hours rainfall equal to or greater than 300 mm occurring at least once in 10 years is given by। तो देखो 100, ये बारिश जो है वो 100 साल में एक बार होती है। क्या होती है, 100 साल में एक बार होती है। तो 100 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 1/100 यानी कि 99.99/100, यानी कि 0.99। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की, इस बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.99। ठीक है, तो पहले साल बारिश नहीं हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.99। दूसरे साल भी ना हो, उसकी कितनी है, 0.99। तीसरे साल भी ना हो, कितनी है, 0.99 एंड सो ऑन। तो 10 साल में एक बार भी प्रेसिपिटेशन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.99 की पावर 10। ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 10 साल में एक बार भी प्रेसिपिटेशन ना हो, 10 साल में एक बार भी प्रेसिपिटेशन ना हो, ठीक है, 10 साल में एक बार भी प्रेसिपिटेशन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.99 की पावर 10। तो कम से कम एक बार हो, उसके लिए क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, कम से कम एक बार, वो पहले साल में हो जाए, दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, कम से कम एक बार होने की प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। तो 1 माइनस 0.99 की पावर 10 विल बी दी आंसर। सिंपल सा तरीका होता है, एक काम को करने के m तरीके, दूसरे काम को करने के n तरीके, तो टोटल तरीके m इंटू n होते हैं, तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो 0.99 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 में से माइनस कर देंगे। अगला सवाल, ऋषभ की सुनेंगे अभी, बस एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर ऋषभ की सुनेंगे। ऋषभ की क्या सबकी सुन लेंगे।
एन एफ्लुएंट स्ट्रीम इज डिफाइंड एज, एफ्लुएंट तो अ स्ट्रीम विच रिसीव सम फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। तो एक होता है इनफ्लुएंट और एक होता है एफ्लुएंट। तो याद रखिएगा ये जो टर्म दी गई है वो ग्राउंड से दी गई है। अगर रिवर से पानी ग्राउंड में जाता है तो इनफ्लुएंट, अगर रिवर से पानी ग्राउंड में जाता है तो इनफ्लुएंट, और अगर ग्राउंड से रिवर में जाता है तो एफ्लुएंट। ये आया था यूपीपीएससी यही में और आपको क्लास में करवाया भी था, एक क्लास में करवाया भी था। और देखो 2020 में भी एपीपीएससी में आया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए थे आपके क्लास में जितनी आपको प्रैक्टिस करवाई थी यूपीपीएससी में। लास्ट है बालक, लास्ट है। मैं तो खुद लॉन्ग चबा चबा के पढ़ा रहा हूँ खत्म हो, अब खत्म ही हो गया। ठीक है, तो रैशनल फॉर्मूला आपके पास होता है Q बराबर AIR अपॉन 100, कभी कभी CIE अपॉन 100 भी लिखता है, 100 नहीं 360, सॉरी 360। ठीक है, यहां पर आप क्या कर देंगे, एरिया हेक्टेयर में रख देंगे, कितना है 60, इंटेंसिटी किस में रख देंगे आप लोग, मिलीमीटर में, और रन ऑफ कोफिशिएंट आप किस में रख देंगे, जो है वही। एक तो हो गया ये, लेकिन इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, और जो डिस्चार्ज आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड में। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि एरिया हेक्टेयर में रखा जाएगा, इंटेंसिटी mm पर आवर में रखी जाएगी, mm पर आवर में। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत करो, ऐसे करने के बजाय है डायमेंशन से कर लो। बिल्कुल मैं भी यही बोलने वाला था प्रज्ञा जी कि आप इसको ऐसे कर लो, इस सब से छोड़ो। आप सिंपल सी बात है कि 60 हेक्टेयर एरिया, एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 600 में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। हैज अ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो छोड़ो, बारिश कितनी हो रही है 3 सेंटीमीटर पर आवर, तो 0.03 मीटर, या चलो छोड़ ऐसे ही लिख लो, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और पर आवर यानी कि 60 इंटू 60 3600 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये टोटल बारिश हुई, और इस बारिश का कितना रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है 0.4, मतलब इसका 40% जो है वो रन ऑफ बन गया। तो आप सिंपल सा इसको ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आएगी। ठीक है, आप ऐसे ही करो तो ज्यादा बढ़िया है, सिंपल सा इससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो CIA लगाओ आप। ठीक है, अमेरिका की टॉप एजेंसी है, इसी को इस्तेमाल करते हैं अपन, क्या दिक्कत है, इतना तो करेगा हमारे लिए। तो आंसर कितना आ गया इससे, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा होगा, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए भैया, सवाल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, जल्दी अब बताइए किसको क्या क्या पूछना था। सबसे पहली बात, ऋषभ जी बड़ी देर से परेशान है सर, SSC JEE की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आपका केवल SSC JEE ही नहीं, आपका कोई भी चाहे स्टेट AJE का एग्जाम हो, आपका चाहे ESE हो, आपका चाहे कोई और अदर एग्जाम हो, दिस QRP, दिस फ्री सेशन इज मस्ट। ये QRP सेशन आपने डेली लानी है। कल इरिगेशन होगा, ठीक है, कल इरिगेशन होगा, इरिगेशन। तो QRP तो आपने देखना ही देखना, ये फ्री है, इसके पैसे नहीं लग रहे।
अब QRP के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरी मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी एजू फॉर टेक पर। सॉइल है, मतलब ऑलमोस्ट लगभग हर सब्जेक्ट की एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। आपको एनवायरमेंट मिल जाएगा, हाइड्रोलॉजी मिल जाएगा, इरिगेशन है, रेलवे है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, आपका RCC है, स्टील है, ठीक है, सोम स्ट्रक्चर, FM है, सॉइल है ना। वहां से आप देख सकते हो मैराथन क्लासेस, और QRP को फॉलो करो डेली। PDF अभी दे देंगे, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ के बाद। दूसरा अभी अपना चल रहा है एक विजन बैच, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता SSC JEE का फॉर्म कब आएगा। तो जो विजन बैच है वो आपका क्या है, 1 ईयर बैच है, 1 साल का। इसमें आपका कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मेंस भी साथ साथ हो रहा है आपका, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस बैच है ये, प्री प्लस मेन। सुमित जी काहे परेशान हो, गूगल कर लो ना यार, अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा आप गूगल कर लो ना बेटा, मैंने तो अपना बता दिया, आप गूगल कर लो, वहां से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। विकास तुम भी गूगल कर लो बेटा, आप भी गूगल कर लो यार, जिनको डाउट है वो गूगल कर लीजिए, और अगर मैंने गलत बताया तो मुझे आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैं अगली क्लास में वो कर दूंगा, ठीक है, कंफर्म। तो विजन बैच में क्या क्या इंक्लूड है वो बता दूं मैं आपको। तो इसमें ESE, गेट, SSC JEE, इसमें आपका प्री प्लस मेंस, चाहे वो ESE का हो चाहे वो SSC JEE का हो, प्री प्लस मेंस दोनों इंक्लूड है। अब आप कहेंगे सर कैसे एक ही बैच में सब कुछ हो सकता है, तो इसको कराने का तरीका है, कराने का तरीका यह है कि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप ESE दो, चाहे गेट दो, चाहे SSC JEE दो, कोई भी आप स्टेट JEE दो, थ्योरी सबकी सेम है, थ्योरी आपकी क्या है, कॉमन है। अब इसमें क्या कराए जा रहे हैं, ESE के क्वेश्चन अलग कराए जा रहे हैं, गेट के क्वेश्चन अलग करवाए जाएंगे, और बाकी अदर स्टेट JEE के क्वेश्चन क्या होंगे, थ्योरी के साथ में होंगे, थ्योरी के साथ में होंगे, ठीक है। इसकी जो फी है वो है 3000 रुपीज। ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, 7409970758, इस नंबर पर आपने गूगल पे या फोन पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और कोई जानकारी किसी को चाहिए हो, और कोई जानकारी। और बाकी देखो बेटा, आप गूगल बाबा को यूज करना सीखो, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं होते। मेरे पास भी देखो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं सबको कंफर्म नहीं कर पाता, कोशिश करता हूं। जैसे वो वाला आपका आज का एक्यूफर वाला क्वेश्चन था, कौन सा था, स्टेटम वाला, तो वो मैंने कंफर्म किया। फिर आपका एक और क्वेश्चन मैंने कंफर्म किया, मेट्योरिक वाटर वाला, वो मैंने दोबारा कंफर्म किया। तो मैं खुद कंफर्म करता हूं गूगल पर, क्योंकि सब कुछ हमें भी नहीं आता, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। और ये फैक्ट वाले, अब उसमें कोई कॉन्सेप्ट हो तो कॉन्सेप्ट में मैं लड़ सकता हूं, फैक्ट में थोड़ा लड़ सकता हूं, ठीक है। अब विश्वजीत कह रहे हैं सीपेज, पर्कोलेशन और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अब देखो विश्वजीत ने गूगल करके देखा ही नहीं होगा, नहीं तो इनको ये मिल जाता। बेटा जब सीपेज जो होता है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग सीपेज बोलते हैं, जब वर्टिकल में वो होता है तो उसको पर्कोलेशन बोलते हैं। जब पानी का रिसाव या रिसन ग्राउंड में वर्टिकल डायरेक्शन में होता है पर्कोलेशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल में होता है तो सीपेज बोलते हैं। और सीपेज हो या पर्कोलेशन हो, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज को अलाउ करती है उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। हाँ, थ्योरी ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब साथ साथ चल रहा है। नवीन चंद्र जी बिल्कुल, पुराने लेक्चर सारे देखने को मिलेंगे आपको, पुराने लेक्चर हाथों हाथ रिकॉर्ड होते हुए चल रहे हैं। जो लेक्चर छूट गया आप उसको कभी भी देख सकते हो, वो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और बताइए। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया, नॉन टेक का आपका। कहिए चंदन जी, बाकी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बाकी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट पहले कृपया अगर व्हाट्सएप ही कीजिएगा, अगर मुझे कॉल की जरूरत लगेगी तो मैं बता दूंगा। 7409970758।
स्टॉर्म सेंटर देख लो, आई बोलते हैं क्या? कोई बता रहा था। आपको याद है अपने एक बालक वीटो, आजकल नजर नहीं आ रहा है, वो लाइव नहीं आ रहा है किसी वजह से। तो वो क्या करता था, आपके सारे डाउट वो लाइव चैट में वो गूगल करके और आपको यहाँ पर चिपका देता था। आप वो काम खुद से भी कर सकते हो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, अभी आजकल वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक गए। जो भी आपके इस तरह के डाउट्स होते हैं तुरंत गूगल करो। अब तो गूगल में टाइप भी नहीं करना पड़ता, आप बोलो और आंसर आपके सामने है। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर है समझ रहे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मनिर्भर नहीं तो कम से कम गूगल निर्भर तो बन ही जाइए ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीवन। अभी